नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग जो हैं खान सर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सार संग्रह के रूप में जो बुक आया है उसको कवर करेंगे। इस बुक की खासियत आपको बता दूं, इस बुक में जो है 27,000 प्लस जीके जीएस फैक्ट दिए गए हैं। यदि आप लोगों के पास ये बुक है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप हमारे साथ स्टैटिक्स जीके जो भी इसके हैं उसको कवर कर सकते हैं। जो बुक में दिया गया है सामान्य अध्ययन के साथ साथ सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान भी है, और 1992 से 2021 तक के प्रश्नों का संकलन इस बुक में किया गया है। और जो भी प्रश्न हैं आपको बता दूं ईयर वाइज टॉपिक वाइज पॉइंटर के रूप में दिया हुआ है, और ये सारे प्रश्न जो है ये रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो हर एग्ज़ाम का आपको बताऊं कि पैटर्न है कि वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछता है। तो आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप सबके लिए जो ये पुस्तक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस पुस्तक के अभी तक हम लोगों ने 7 भाग इस पुस्तक पे कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना होगा खान सर सार संग्रह के नाम से, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो को जो है क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति का मूल आधार किसको माना? तो पंचशील सिद्धांत था। चलिए, आधुनिक भारत का निर्माता जो है यह गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जनरल लॉर्ड डलहौजी कहा जाता है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी अभियान चलाया था। आप सभी को पता होगा कि नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, जो कि आपको बता दूं कि 12 मार्च को अपने जो है अनुयायियों के साथ, यानी 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च पर निकले थे। और यह जो है 6 अप्रैल को जो है यह दांडी पहुंचे थे और वहां पे जाकर नमक कानून को तोड़ा था, और इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे आगे कि पृथ्वी की सतह को भूपर्पट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सतह को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। पृथ्वी की बनावट के आधार पर यदि हम देखें तो उसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। अब इसकी जो पहली परत है इसको भूपर्पट्टी कहते हैं। जो बीच वाला पटल होता है इसको मेंटल कहा जाता है। क्या? इसको मेंटल कहा जाता है। और जो नीचे वाला पटल है इसको क्रोड कहा जाता है। ठीक है। तम संजीव रेड्डी जो थे ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया था, और यह जो है यह भारत के निर्विरोध रूप से चुने गए प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे जो अपने राजनीतिक जीवन में किसी भी समय कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े। मतलब यह कभी भी अपने राजनीतिक समय में कांग्रेस पार्टी से इनका जुड़ाव नहीं रहा था। ठीक है, और यह भाजपा के वरिष्ठ नेता थे तथा भारत के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम कि राजनीतिक पार्टियों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सीपीएम ने देवगौड़ा जो सरकार बना था उसका समर्थन किया था। ठीक है, चलिए भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की भूमिका को देखते हुए की गई थी। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उस पर जो है पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन अगला है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत सन 1952 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1951 से 56 ईस्वी था, और इसी समय जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। तो याद रखिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम एग्जामों में आता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई था? 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे देखिएगा कि सूती वस्त्र उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का जो है सबसे विकसित उद्योग है। यानी सूती वस्त्र उद्योग जो इस सार्वजनिक क्षेत्र का जो है सबसे विकसित उद्योग है। क्वेश्चन दिया है कि भारत में एसी मेंस की आवृत्ति जो होती है ना वो 50 CS होती है। कितना होती है? 50 CS। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि परिपथ का समय प्रतिरोध आपको बताना है। ठीक है, देखिए 2-2 ओम के यदि 2 परिपथों का समानांतर क्रम में प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। ठीक, और यही श्रेणी क्रम में यदि रहे तो श्रेणी क्रम में परिपथों का कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 2+1 है। तो आपको बता दूं 2+2+1 इक्वल टू यानी 5 ओम हो जाएगा। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम आपका मान लीजिए कि ये हो गया।
ठीक है। श्रेणी क्रम इस तरह से होता है, ठीक है। ठीक, तो ये R1 मान लीजिए हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में जो करंट जाता है हमारा, वो करंट समान जाता है, ठीक है। तीनों प्रतिरोधों में करंट जो है समान जाएगा, किंतु जो इसका वोल्टेज हो जाएगा वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। जबकि समानांतर क्रम में क्या होता है, तो ये देखिए यहाँ बताते हैं समानांतर क्रम किसे कहते हैं। तो समानांतर क्रम में आपको ये हो गया जो एक, ठीक है, R1 R2 एंड R3, ठीक है। चलिए, ये इस तरह से प्रतिरोध जाता है। ये हो गया आपका R1 R2 एंड R3। तो ये समानांतर क्रम हो गया। क्या हो गया? ये समानांतर क्रम है। समानांतर क्रम में जो होता है कि जो करंट जाता है वो अलग अलग होता है, करंट का मान अलग अलग होता है, किंतु जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज वो समान होता है। तो आपको समान यही यहाँ पर कह रहा है कि 2 और 2 ओम के यदि परिपथों को समानांतर क्रम में जोड़ें तो यह एक हो जाएगा, एक ही होगा। और जबकि श्रेणी क्रम में जो होगा यह, तो ये श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो उस तरह से जोड़ दीजिएगा फिर, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति तौल मशीन के ऊपर चलती लिफ्ट में खड़ा है। तौल मशीन कम से कम पाठ दिखाएगी कब? जब वह स्वतंत्र रूप गिर रही होगी तो वह सबसे कम पाठ दिखाएगी, क्योंकि उस समय जो है व्यक्ति का भार जो होता है शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। यहाँ पर मिलान करना, आप सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो शक्ति का जो एसआई मात्रा है वो किलो वाट घंटा होता है, ऊर्जा का किलो वाट होता है, संवेग का केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। चलिए, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। चलिए, दो समानांतर तार एक ही दिशा में जा रहे हैं। देखिए क्या रहा है, दो समानांतर तार एक ही दिशा में ले जा रहे विद्युत धारा को आपस में आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनके मध्य चुंबकीय बल होता है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि यदि दो समानांतर तार हैं, ठीक है, ये एक ही दिशा में यदि जा रहे हैं, तो इन लोगों के बीच, इन दोनों के बीच में जो लगेगा वो चुंबक क्या है, ये चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कि एक तेल दीपक में चिमनी के नीचे छेद होता है ताकि दीपक जलने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करे। अब लालटेन जैसा, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप लालटेन देख सकते हैं। लालटेन के देखिएगा नीचे से जो होता है वो क्या होता है, छिद्र होता है। बत्ती के जो नीचे होता है गोलाकार का ये छिद्र होता है। मान लीजिए लालटेन बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो देखिएगा यहाँ छोटे 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 छिद्र होते हैं, हाँ? तो ये जब छिद्र से ऑक्सीजन प्रवेश करता है तो क्या होता है कि यह बत्ती जलता है, ठीक है। चलिए वहीं यहाँ पर कह रहा है, अब देखिएगा आगे है कि एक अनियमित कपूर का छोटा टुकड़ा जब शुद्ध जल की सतह पर रखा जाता है तो जल की सतह पर घूमता है। यानी कि अनियमित कपूर यदि हम लेंगे, उसको शुद्ध जल के सतह पर यदि हम रखेंगे तो घूमने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो है, कपूर जल में घुलता है, तो जब कपूर जल में घुलता है तो जो उसका स्थानीय जल पृष्ठ का तनाव होता है, यानी पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिएगा कि ओजोन गैस वायुमंडल के ऊपरी सतह में उपस्थित होकर सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली जो परावैंगनी विकिरण है के मुख्य भाग को समाप्त कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वास्तव में एक साधारण मशीन की सुग्राह्यता जो है 100% से कम होता है। अब यहाँ पर सुग्राह्यता का मतलब क्या होता है? तो आपको बता दूं, सुग्राह्यता का मतलब होता है कि अपना कार्य वह कितना इफिशियंसी के साथ कर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखेंगे हम, किस इसमें भी सुमेलित करना है। तो आपको पता है पास्कल दाब का ऐसा मात्रा क्या है, पास्कल है धारा को हम एम्पियर मापते हैं और वोल्टता को हम विद्युत विभव से में मापते हैं, ठीक है। एक संयंत्र को पानी में डुबो कर निकाल लेने के बाद उसमें पानी रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा कोशिकीय कार्य के कारण होता है। किसके कारण? कोशिकीय कार्य के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है। धातु को एक आवेशित खोखले गोले के अंदर एक बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है शून्य होगा। यदि हम किसी धातु को एक खोखले गोले के अंदर किसी एक बिंदु पर रखते तो उसका विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 10 ग्राम बर्फ के तापमान को यदि -10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है तो इस अवस्था में परिवर्तन के लिए हमें 800 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि
एक 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को जल में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी जो है कम हो जाती है। आप फोकस दूरी को निकालने के लिए ये सूत्र को प्रयोग कर सकते हैं, 1/f माइनस u माइनस 1/r। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस तथा अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। यानी किसी वस्तु का यदि आपको वास्तविक प्रतिबिंब देखना है तो वो अवतल दर्पण से प्राप्त कर सकते हैं या फिर उत्तल लेंस से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्रिपल एंटीजन जो है का टीका बच्चों के डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। गोबर का गैस में मुख्य रूप से मीथेन उपस्थित होता है, जिसे हम CH4 भी बोलते हैं। चलिए यदि आप देखेंगे कि यदि तापमान घटा या बढ़ा दिया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस और पानी से भरे बीकर में से पानी बाहर निकलने लगता है, क्योंकि पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे क्या होता है, सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, और यहाँ पर सुमेलित किया हुआ है कि बर्फ का निकलना, बर्फ का पिघलना क्या है, तो यह गुप्त ऊष्मा का प्रभाव है। सूर्य से ऊष्मा का आना, यानी सूर्य से जो ऊष्मा आता है वो विकिरण प्रक्रिया के द्वारा आता है। ऊंचाई से समुद्री सतह पर वायु चलना, यह संवहन प्रक्रिया के तहत यह ऐसा कार्य होता है। जबकि धातु के एक क्षण को आग में गर्म करना, यानी धातु के एक क्षण को आग जब गर्म करता है तो वह चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ध्वनि की औसत तीव्रता स्तर जो कान के पर्दे को खराब करती है वो 160 डेसिबल से यदि अधिक होगी तो वह कान के जो पर्दे होते हैं उसको खराब कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जब सितार के तार को बजाया जाता है तो वायु में बनी तरंगे कैसी तरंगे होती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, क्योंकि ध्वनि में जो होता है वह कौन सा तरंग पाया जाता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग पाया जाता है। ठीक है, जबकि प्रकाश में जो है, प्रकाश में अनुप्रस्थ, याद रखिए अनुप्रस्थ तरंग पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक ट्रक के पीछे लगाया गया है। तो सड़क पर ट्रक के पीछे ट्रक की ओर मुंह करके खड़े एक व्यक्ति का प्रतिबिंब जो है ट्रक के कितने पीछे बनेगा, तो यह ट्रक के 40 किलोमीटर प्रति घंटा पीछे प्रतीत होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्या बनता है, तो वस्तु का जो है समतल दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यह जो है दूरी लगभग जो है दुगनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। एक धीमी गति वाला लोलक घड़ी की गति छड़ की लंबाई कम करके बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि गर्मियों के दिन में जो लोलक की लंबाई होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो क्या हो जाता है, सुस्त हो जाती है घड़ी। तो यदि हमें उसमें घड़ी की हमें यानी कि समय को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, छड़ की जो लंबाई है यदि हम इसको कम कर देंगे तो घड़ी की चाल जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अणुओं में सिग्मा तथा पाई बंध बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन अणुओं में जो है सिग्मा तथा पाई बंध होते हैं। ठीक, अग्निशामक के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, या एक ग्रीन हाउस गैस भी है। कांच के निर्माण में सिलिकॉन आयोडाइड तथा सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट शामिल होता है, यानी कांच के निर्माण में इन 3 धातुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर वहीं आए, अब मिलान करना है आपको। जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो यदि जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे हम तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चूना पत्थर को गर्म कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। और यदि वायु के साथ नेफ्टा को गर्म करेंगे तो क्या होगा, अमोनिया बनेगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आपके, तो अच्छे से आप याद करिएगा। यदि सेशन आपको अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें तथा कमेंट करें। फिर से मिलान करना है कि एंटी मनी और उसका सूचक, यानी कि आपको यहाँ तत्व दिया और उसका प्रतीक दिया हुआ। तो एंटी मनी का जो सूचक हो SB से हम इसको निर्देशित करते हैं, लेड को PB से दर्शाते हैं, सोना को AU से दर्शाते हैं, तो स्टेनटाइन को जो है AT से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बारूद या मिश्रण। बारूद एक मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि बारूद के अवयव एक निश्चित अनुपात में उपस्थित नहीं होते हैं। बारूद जो होता है यह एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें जो भी अवयव है यह एक निश्चित
अनुपात में नहीं उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, वायु में मैग्नीशियम तार का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए फ्यूज तार होता है अक्सर, देखिएगा कि घरों में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए क्या फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो जो फ्यूज तार होता है वह टीना तथा सीसा का मिश्र धातु होता है। तो टीने की जो प्रतिशतता होती है वो 63%, जबकि लेड का जो प्रतिशतता होता है 37% होता है। ठीक है, चलिए जीव विज्ञान क्वेश्चन आज का जो सेट है दोस्तों वो उसमें आपको साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। आंत ज्वर क्या है? एक जल जनित बीमारी है जिससे हम टाइफाइड भी कहते हैं आंत ज्वर को। यह जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, चलिए टिटनेस जो है यह एक वायरस टिटनेस जो है नामक बीमारी, यह भी एक जीवाणु से होने वाला रोग है। टिटनेस को सामान्यतः हम देखें तो इससे लागजा या धनुष्टंकार कहा जाता है। यह रोग जो है बेसिलस टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। तो टाइफाइड एंड टिटनेस दोनों जो है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मच्छरों के अंडे भार में हल्के होने तक जल में तैरते हैं क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव जो है अंडे के भार को संतुलित करता है। मुलायम मिट्टी से जल परासरणात्मक सांद्रण के अंतर द्वारा शोषित करता है। यानी मुलायम मिट्टी जो होता है जल का शोषण जो होता है परासरणात्मक सांद्रण के द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से है कि दिसंबर 1995 में छोड़ा गया इनसेट 2 क्या है? तो यह उपग्रह था जो कि दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति लाया था। कब छोड़ा गया था? 1995 इसमें छोड़ा गया था। राष्ट्रीय नवनिर्माण वेदिका के संस्थापक कौन थे? तो यह रामकृष्ण हेगड़े थे। और आपको बता दूं कि रामकृष्ण हेगड़े जो थे यह एक क्या थे? भारतीय राजनेता थे जो कि कर्नाटक के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। क्या कर्नाटक? देखिएगा कि लेनिन जो है रूस की बोल्शेविक क्रांति का जनक था, बिल्कुल सही है। उसने मजदूरों का संगठन बनाकर मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रचार किया और इसने 1917 में बोल्शेविक क्रांति रूस में बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख नेता था और जार के शासन का अंत कर रूस में जो है रूस को जार शासन से स्वतंत्र कराया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन कि पाई का मान सर्वप्रथम किसने बताया था? तो आर्यभट्ट ने बताया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी थी। उसके कुछ अन्य फैक्ट हैं। ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। इन्होंने जॉर्ज पंचम जो है भारत आए 12 दिसंबर 1912 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें भारत और पड़ोसी देशों के लिए होती है। यानी इंडियन एयरलाइंस की जो भी उड़ानें होती है भारत तथा भारत के जो पड़ोसी देश उसके लिए होती है। पिन कोड की जो प्रथम संख्या 4 वाला स्थान जो था यह महाराष्ट्र को होता है। हर राज्यों के लिए आपको बता दें कि अलग अलग नंबर ऑफ कोड होते हैं, तो जो 4 नंबर है वो महाराष्ट्र के लिए है। ठीक है, चलिए भारत ने विश्व का पहला बीज रहित आम विकसित किया है। बीज रहित आम किसने विकसित किया है? विश्व का तो वह है भारत। आम, इस आम का क्या नाम है? तो इस नाम का नाम जो है सिंधु है। यानी सिंधु प्रजाति का जो आम है यह बीज रहित आम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एलिसी पैलेस फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और यह क्या है? यह फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? तो यह राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है उसको व्हाइट हाउस बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? तो क्रोनर है। और आपको डोगरी भाषा जो है यह भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में बोली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का जो सेशन है समाप्त हुआ। खान सर सार संग्रह के पार्ट जो बुक हम लोग कवर करें इसके पार्ट 8 को हम लोगों ने आज कवर कर लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।